हाय गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर मुझे अपने पोर्टफोलियोज के लिए नेक्स्ट 10 इयर्स के लिए 5 ETF स्कीम्स को सिलेक्ट करना है तो 5 ETFs में कौन से सिलेक्ट करूंगा। अब इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव ना आपको कोई रैंडम 5 ETFs का नाम सजेस्ट करना नहीं है, बिकॉज अगर आप इंडिया में केवल इक्विटी स्कीम्स की बात करो तो उसमें आपको 15 से भी ज़्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ ETF स्कीम्स देखने को मिल जाएंगी। अब ऐसे में अगर कोई रैंडम 5 ETF स्कीम्स में आपको सजेस्ट करता हूँ जो कि मेरे इन्वेस्टमेंट स्टाइल और मेरे रिस्क कैपिटल को सूट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो स्कीम्स आपके लिए भी सही हो। तो इसीलिए हर एक ETF स्कीम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको स्कीम के रिगार्डिंग पास डेटा शेयर करूंगा, जिससे आप स्कीम को सिलेक्ट करने के पीछे के प्रॉपर लॉजिक को समझ पाओगे और ये भी समझ पाओगे कि आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के अकॉर्डिंग क्या आपके लिए वो ETF स्कीम सही है या नहीं, जो कि आपको एक बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करेगी। इसके साथ ही यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे ट्रैप्स के बारे में भी बताऊंगा जो लोग ETFs में इन्वेस्ट करते वक्त ध्यान नहीं देते हैं और जो कि लॉन्ग टर्म में उन्हें काफी बड़े जो रिटर्न्स है उससे वो मिस आउट हो जाते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और डेटा बैक्ड होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। एंड अ क्विक डिस्क्लेमर, किसी भी ETF का नाम अगर हम इस वीडियो में लेते हैं तो प्लीज उसको किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन मत समझिएगा। उसका नाम मैं आपको चीजों को बेटर एक्सप्लेन करने के लिए ले रहा हूं एज एन एग्जांपल, और आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करनी है या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ही डिस्कस करके वो इन्वेस्टमेंट को करना है। ऑल्सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू प्रेस दैट बेल आइकन, जिससे फ्यूचर में भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अब यहाँ पर वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं आपको दो ऐसे स्पेसिफिक रीजन शेयर करता हूँ जिनकी वजह से मैं ETFs को प्रेफर करता हूँ ओवर म्यूचुअल फंड्स। बिकॉज काफ़ी सारे लोगों तो पहले यही डाउट होता है कि उन्हें अपने पोर्टफोलियोज में मेजॉरिटी ऑफ द टर्म्स में म्यूचुअल फंड्स रखने चाहिए या फिर ETFs, और क्या उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है एक्सपेंस रेशियो का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे अगर आपको 0.5% एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलता है तो क्या आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में कोई वो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा? इस चीज़ को हम डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि अगर हम 10,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP करें फॉर 30 ईयर्स और उसमें पहले अगर हमें 12% पर एनम का एक एवरेज रिटर्न मिले तो उसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारी मैच्योरिटी वैल्यू होगी 3.52 करोड़ की। अब ऐसे में अगर इसी रिटर्न्स में हम 12% में केवल 0.5% एक्स्ट्रा रिटर्न्स जोड़ दें, यानी 12.5% अपने एनुअलाइज रिटर्न्स को कर दें, तो यही हमारे जो रिटर्न्स है ये ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीस से बढ़ जाएंगे। तो यहाँ हमें समझ में आता है कि एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में 0.5% भी एक्स्ट्रा रिटर्न्स की क्या वैल्यू होती है। अब ये चीज़ मैंने आपको क्यों शेयर करी, बिकॉज यही एक डिफरेंस काफ़ी बड़ा क्रिएट करता है बिटवीन ETFs एंड म्यूचुअल फंड। इसके बाद सेकंड फैक्टर आता है बाइंग द डिप एडवांटेज। अब ऐसे में मान के चलिए आज मार्केट में कोई अच्छा डिप आया है, पर वो जो डिप है वो मार्केट में मिड मार्केट आया है, यानी 12 से 1 बजे के बीच में। अब ऐसे में अगर ये डिप का एडवांटेज आपको उठाना है तो अगर आप इसको म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एडवांटेज उठाने की कोशिश करोगे तो भले ही आपने 12 या 1 बजे उस म्यूचुअल फंड में SIP करी जब वो डिप मार्केट में क्रिएट हुई, तब भी आपको उस डिप का कोई बेनिफिट नहीं होगा। बिकॉज म्यूचुअल फंड्स के केस में जब एंड ऑफ द डे पे मार्केट क्लोज होने के बाद एक NAV म्यूचुअल फंड की निकल के आती है, उस NAV पे ही आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। बट इसके अगेंस्ट आप लाइव मार्केट में उस डिप का बेनिफिट उठाने के लिए अगर ETF में उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट करोगे तो आपकी जो NAV आपको असाइन होंगी वो वही वैल्यू होगी जो मार्केट की उस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में करेक्टेड होंगी। तो इसीलिए आपको बाइंग द डिप का जो एडवांटेज है वो ETF में मिल जाता है, बट वो एडवांटेज आपको म्यूचुअल फंड्स में नहीं मिलता। तो अब ये तो होगा हमारे ETFs के एडवांटेज। अब इसके बाद सेकेंडली हम आते हैं अपने ETFs पे। अब ETFs को सिलेक्ट करने से पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि जिस पोर्टफोलियो को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उन ETFs की मदद से, उस पोर्टफोलियो को एक राइट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए डिफरेंट एसेट क्लासेस का। बिकॉज जब उस एसेट क्लास के कॉम्बिनेशन को हम समझ लेंगे तभी उसके अकॉर्डिंग हम बेटर ETF सिलेक्शन कर पाएंगे। और इस कॉम्बिनेशन को बेटर समझने के लिए मैंने लास्ट 20 ईयर्स का डेटा लिया है ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस, जहां पर उनके लास्ट 20 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स को हमने कैलकुलेट किया है और फिर उनको डिफरेंट पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशंस में हमने ट्राई किया है ये डिसाइड करने के लिए कि बेस्ट ऑप्टिमाइज कॉम्बिनेशन क्या निकल के आता है। ये चीज़ आप इस डेटा में देख सकते हो जहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशंस लिए हैं, जहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो एक कॉम्बिनेशन में हमने इक्विटी स्कीम्स को लिया है केवल 20% और कमोडिटीज़ को लिया है 40% और 40% में डेट इंस्ट्रूमेंट्स को लिया है, और इसमें हमारे लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स निकल के आ रहे हैं 12.3% CAGR के, और ये 20 ईयर्स के रिटर्न्स है। और सबसे ऑप्टिमाइज अगर आप देखोगे कि इसमें सबसे बेटर किसमें परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, तो वो परफॉर्मेंस निकल के आ रही है 50-50% वाली स्कीम में, जहाँ पर हमने इक्विटी स्कीम्स को लिया है 50% और रेस्ट ऑफ द 50% हमने कमोडिटीज़ को एलोकेशन दिया है। और 50% इक्विटी स्कीम्स में भी हमने उसमें से 25% इंडियन इक्विटीज़ को एलोकेशन दिया था और US इक्विटीज़ को रेस्ट ऑफ द 25% एलोकेशन, और कमोडिटीज़ में 25% हमने गोल्ड और सिल्वर को जब एलोकेशन दिया तो लॉन्ग टर्म में आपको सबसे बेटर और ऑप्टिमाइज रिटर्न्स इस कॉम्बिनेशन में देखने को मिल रहा है। अब ये चीज़ पास्ट में प्रूवन है और डेटा ये चीज़ शेयर करता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि फ्यूचर में भी आपको एक्जैक्टली इसी तरीके के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं ना। अपने पोर्टफोलियो के लिए राइट कॉम्बिनेशन डिसाइड करने के बाद आता है हमारा अगला स्टेप, जहाँ पर हम एक्चुअली में ETFs के ऊपर बात करेंगे। और इसमें जो सबसे पहली स्कीम के ऊपर हम बात करेंगे दैट इज निफ्टी मिड कैप 150 ETF।
और इसको सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि यार निफ्टी में हमने ना निफ्टी 50 ETF की बात करी, ना निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करी, डायरेक्टली हम मिड कैप्स की क्यों बात कर रहे हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं, इस पूरी कैटेगरी में हम इवन स्मॉल कैप को भी कंसीडर नहीं करेंगे। और ऐसा इसीलिए बिकॉज नॉर्मली इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में ये अज्यूम किया जाता है कि अगर आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में आपको बेटर रिटर्न्स तो देखने को मिलेंगे, पर उसके साथ साथ रिस्क भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। पर क्या एक्चुअली में लॉन्ग टर्म का जो मार्केट का डेटा है वो भी यही कहता है? इसके लिए आपको डेटा देखना पड़ेगा। तो देखिए, इस डेटा में आपको मार्केट में जो लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स रहे CAGR बेसिस पे ऑफ डिफरेंट इंडाइसेस वो देखने को मिल रहे हैं। और इस डेटा में आप क्लियरली ये देख सकते हो कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 15 ईयर्स के बेसिस पे केवल 12.8% के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं इसके अगेंस्ट निफ्टी मिड कैप ने 15 ईयर्स के बेसिस पे इससे ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं ऑफ 15.3%, जो कि काफ़ी सारे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो सकता है। वो भी तब जब लास्ट कुछ सालों में स्मॉल कैप ने तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। और इवन अगर आप इस मिड कैप के रिटर्न्स को निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 से भी कंपेयर करो, जो कि निफ्टी 50 के बाद अगली 50 लार्ज कैप कंपनीज आती हैं, तो उसके रिटर्न से भी निफ्टी मिड कैप के जो रिटर्न्स है वो ज़्यादा हैं। पर यहाँ पर केवल हम रिटर्न्स के बेसिस पे तो डिसीजन ले नहीं सकते, हमें ये भी देखना है कि क्या निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स का जो वॉलेटिलिटी है यानी रिस्क है वो भी निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 से ज़्यादा होगा। तो सरप्राइजिंगली अगेन आपको अगर मैं डेटा शेयर करूँ, जो कि मैंने अगेन NSE की वेबसाइट से ही उठाया है, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 15 ईयर्स के बेसिस पे निफ्टी 50 का जो 15 ईयर्स का वॉलेटिलिटी परसेंटेज है दैट इज 22%, निफ्टी नेक्स्ट 50 का वॉलेटिलिटी परसेंटेज है 22%, और ये नंबर निफ्टी मिड कैप 150 का हो जाता है 21.6%, जो कि इन दोनों ही इंडाइसेस जो कि लार्ज कैप इंडाइसेस है उनसे कम है। और इवन स्मॉल कैप से भी अगर आप कंपेयर करोगे तो इसकी जो वॉलेटिलिटी है वो कम है। अब इसके बाद सेकेंडली हम समझते हैं कि इस निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में हमें एक राइट ETF को सिलेक्ट कैसे करना है। तो इसके लिए देखिए, अगर आप निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के जितने भी ETFs हैं उनकी लिस्ट को देखोगे तो आपको अपनी स्क्रीन पे देखने को मिल रही है। इसमें सबसे पहले तो हमें एक्सपेंस रेशियो जो नॉर्मली हम म्यूचुअल फंड्स में देखते हैं वो भी वही देखना है। पर एक्सपेंस रेशियो से भी ज़्यादा ज़रूरी जो ETF में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है वो होता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम आपको ये बताता है कि उस पर्टिकुलर ETF में कितना ट्रेडिंग हो रही है, यानी बाइंग या सेलिंग हो रही है। और जिस ETF का वॉल्यूम जितना ज़्यादा है वो आपको उतना ज़्यादा बताता है कि उतनी ज़्यादा उसमें इन्वेस्टर्स बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं। और इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि मान के चलिए कल को उस मार्केट में कोई बहुत बड़ा करेक्शन आता है और आप अर्जेंट बेसिस पे उस ETF से निकलना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो ऐसे में अगर उस ETF का वॉल्यूम इनफ नहीं होगा और कम होगा तो काफ़ी कम लोगों के बाइंग या सेलिंग करने से ही उस ETF में लोअर सर्किट या अपर सर्किट लग जाएगा और इनफ बाइंग और सेलिंग ऑर्डर ना होने की वजह से आप अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे और उसमें आप फंस सकते हो। तो इसीलिए इधर आपको वॉल्यूम सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है। तो यहाँ पर अगर मैं वॉल्यूम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करूँ तो आपको ये जो ETF की लिस्ट है उसमें 5 से 6 ETF का जो टॉप ETF का जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है उनके नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसके अकॉर्डिंग प्लस इसके अगेंस्ट किस तरीके का एक्सपेंस रेशियो आप प्रेफर कर रहे हो उसको देख के अपने लिए एक राइट ETF सिलेक्ट कर सकते। अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ आपको उस फंड के केस में चेक करनी है, वो है इसकी INAV वैल्यू, जो कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स चेक नहीं करते हैं और एक काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक उनके लिए बन जाता है। INAV वैल्यू आपको बताती है कि वो पर्टिकुलर ETF आपको उसकी एक फेयर वैल्यू पे मिल रहा है या नहीं। जिसके केस में मान के चलिए अगर आप किसी पर्टिकुलर ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका एक पर्टिकुलर मार्केट प्राइस चल रहा है, तो उधर आपको देखना है कि क्या उस ETF का जो करंट मार्केट प्राइस है वो क्लोज है उसकी INAV वैल्यू के। जहाँ पर अगर INAV वैल्यू मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है तो यानी वो ETF आपको एक हायर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और अगर ये वैल्यू क्लोज बिल्कुल है उस मार्केट प्राइस के तो यानी वो आपको जो पर्टिकुलर ETF है वो एक फेयर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ध्यान रखनी है एक ETF को सिलेक्ट करते वक्त। अब इसके बाद अपने सेकंड ETF पे आ जाते हैं जो कि एक फैक्टर इंडेक्स ETF होगा। तो अब फैक्टर इंडेक्स क्या होता है, तो अब इसी डेटा में देख सकते हो कि आपको फैक्टर इंडेक्स में कई सारे इंडाइसेस देखने को मिल रहे होंगे। निफ्टी 500 वैल्यू इंडेक्स, निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स। अब फैक्टर इंडेक्स को मैं इसीलिए सिलेक्ट करना प्रेफर करता हूं बिकॉज ये आपको ETF के तो एडवांटेज देता ही है और इसके साथ साथ आपको एक म्यूचुअल फंड के जो एडवांटेज होते हैं वो भी काफ़ी हद तक दे देता है। जहाँ पर एक म्यूचुअल फंड में हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पर एक्टिवली एक फंड मैनेजर उस पोर्टफोलियो की जो कंपनीज हैं उनकी क्वालिटी को ट्रैक कर रहा है और परफॉर्मेंस को ट्रैक कर रहा है और उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहा है, जो कि आपको और भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज वे में रिटर्न्स देता है। और ऐसा ही कुछ आपको जो एडवांटेज है वो फैक्टर इंडेक्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि मान के चलिए कई सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में मैं चाहता हूं कि मुझे मिड कैप के बराबर रिटर्न्स तो मिले या फिर मिड कैप के बराबर वॉलेटिलिटी तो मिले, पर उससे ज़्यादा मुझे रिटर्न्स चाहिए। यानी सेम वॉलेटिलिटी में क्या मुझे हायर रिटर्न्स मिल सकते हैं, या फिर वॉलेटिलिटी छोड़ दीजिए, मैं चाहता हूँ मुझे हायर रिटर्न्स चाहिए भले ही उसके लिए मुझे ज़्यादा हायर रिस्क लेना पड़े। तो इसके लिए डिफरेंट तरह के जो फैक्टर इंडेक्स है वो बने हुए हैं, जहाँ पर हमारे सेकंड ETF के लिए हम दो तरह के फैक्टर इंडेक्स को लेंगे। सबसे पहला आता है हमारा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स,
जो कि हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने वाले इन्वेस्टर्स के लिए है, जिसमें आपको वॉलेटिलिटी भी हायर देखने को मिलेगी। और जो सेकंड इंडेक्स आता है वो है निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स, जो कि ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि वॉलेटिलिटी चाहते हैं कि उनको मिड कैप के बराबर ही देखने को मिले, पर उसमें भी क्या उनको हाई रिटर्न्स मिल सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखो तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स का। तो इस फैक्टर इंडेक्स में आपको क्या बेनिफिट मिलता है देखने के लिए, तो सबसे पहला बेनिफिट अगर आप एनुअलाइज रिटर्न और वॉलेटिलिटी के केस में देखोगे तो क्वालिटी इंडेक्स में आपको जो वॉलेटिलिटी है वो इवन मिड कैप से भी कम देखने को मिलती है 21% की, जहां पर मिड कैप में 21.6% की थी। और अगर आप बात करो एनुअलाइज रिटर्न्स की तो वो आपको 15 to 20% की रेंज में देखने को मिलते हैं, जहां पर मिड कैप के केस में आपको 15% के राउंड के रिटर्न्स थे। यानी दोनों ही केसेस में आपको यहाँ पर बेनिफिट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही एक अब मैं बात करूं कि किस फैक्टर पे ये क्वालिटी इंडेक्स चलता है, तो इसके लिए आप इस डेटा को देख सकते हो। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो आप कि जो निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स है ये हमारे जो 500 स्टॉक्स का यूनिवर्स है, जिसमें 100 लार्ज कैप कंपनीज, नेक्स्ट 150 मिड कैप कंपनीज, उसके बाद नेक्स्ट 250 स्मॉल कैप कंपनीज है, उसी पूरे यूनिवर्स से 50 स्टॉक्स को पिक करता है। अब ये जो 50 स्टॉक वो सिलेक्ट करता है वो किस फैक्टर के बेसिस पे करता है, तो यहाँ पर ये क्वालिटी स्कोर्स देते हैं उन 500 कंपनीज को, जहां पर जो कंपनीज है उनकी आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, डेट टू इक्विटी रेशियो और ईपीएस वगैरह जैसे फैक्टर्स के बेसिस पे लास्ट 5 ईयर्स के एक क्वालिटी स्कोर उनको दिया जाता है। और उस क्वालिटी स्कोर के बेसिस पे अगर एक कंपनी टॉप 50 कंपनी में रैंक करती है तो उसको इस इंडेक्स में रख लिया जाता है। और एक एक्चुअल इंडेक्स की तरह ये जो इंडेक्स है ये हर 6 मंथ्स में जो है वो रीबैलेंस भी होता है, बिकॉज हो सकती है कि एक जो कंपनी हमने इसमें ऐड करी वो अपना जो क्वालिटी है उसको लूज कर दे, तो ऐसे में रीबैलेंसिंग के चलते ये जो 50 कंपनीज है ये रीशफल होती रहती है। तो इस कंपनीज का जो बेनिफिट है वो आपको निफ्टी 500 क्वालिटी 50 इंडेक्स में देखने को मिल जाता है। इसके अगेंस्ट अगर हम निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स का डेटा देखें तो इसमें आप देख सकते हो कि इसमें बेनिफिट ये है कि आपको अगर एनुअलाइज वॉलेटिलिटी देखोगे तो वो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी 28% की, यानी रिस्क आपको वॉलेटिलिटी का काफी ज्यादा है। पर वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म में 15 ईयर्स के बेसिस पे रिटर्न्स देखोगे तो वो 19 से लेकर 22% के बीच में है, यानी आपको हायर रिटर्न्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर किसी को हायर रिस्क लेना है और इसके लिए इसके केस में रिटर्न ज्यादा मैटर करते हैं और रिस्क मैटर नहीं करता, तो वो यहाँ पर ये कंसीडर कर सकता है। इनका फैक्टर क्या है कि ये एक कंपनी की मोमेंटम बेसिस पे उनको मोमेंटम स्कोर प्रोवाइड करते हैं, और जो डिफरेंट इन्होंने पैरामीटर्स लिए होते हैं उनके बेसिस पे हर 6 महीने में कंपनीज को रैंक करते हैं, और जो टॉप 50 कंपनीज आती हैं वो इन 500 कंपनीज में से उस 50 कंपनीज को अपने इंडेक्स में रख लेते हैं। और ये भी हर 6 to 12 मंथ्स में ये जो इंडेक्स है ये भी रीशफल होता रहता है अकॉर्डिंग टू द मोमेंटम स्कोर जो उन कंपनीज को दिया जाता है। तो ये हमारी 2 कैटेगरी और हो गई, जिसमें से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। और इसमें आपको जो सिलेक्ट करना है वो भी सेम क्राइटेरिया पे करना है, जहां पर सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देनी है सबसे ज्यादा किसमें आपको वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, सेकेंडली आपको एक्सपेंस रेशियो को प्रेफरेंस देनी है, और थर्डली जब आप उसको बाय करो तो आपको आईएनएफ वैल्यू चेक करनी है उन इंडाइसेस की और उन ईटीएफ्स की। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा आपको फैक्टर इंडेक्स के बारे में कि देखिए फैक्टर इंडेक्स के केस में लिमिटेड ईटीएफ्स आपको देखने को मिलेंगे किसी भी फैक्टर का, तो इसलिए इस केस में आप इंडेक्स फंड को भी चूज कर सकते हो या फिर सिलेक्ट कर सकते हो, बिकॉज ये भी डायरेक्टली एक इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करते हैं और इनका भी एक्सपेंस रेशियो ईटीएफ की तरह ही काफी कम होता है। तो अगर आप चाहो तो आप इंडेक्स फंड के लिए भी जा सकते हो फैक्टर इंडेक्स के केस में, पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ईटीएफ का जो एडवांटेज आपको इधर मिल रहा था कि ड्यूरिंग द डे अगर कोई डिप आती है उसका आपको बेनिफिट ईटीएफ में मिल जा रहा था, वो आपको इंडेक्स फंड में देखने को नहीं मिलेगा ना। हमारे पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग हमने इंडियन इक्विटी स्कीम में 25% जब एलोकेशन डिसाइड कर लिया विद 2 ईटीएफ्स, अब हम आते हैं अपने थर्ड ईटीएफ पे जो कि हम यूएस इक्विटी का ईटीएफ लेंगे, और इसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे नेस्डैक 100 ईटीएफ को। अब वाई नेस्डैक 100 ईटीएफ, तो इसके लिए अगेन मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं। तो यहाँ आपको S&P 500 और नेस्डैक 100 का जो कोरिलेशन का डेटा है वो देखने को मिल रहा है, और इसी केस में ये डेटा हमें ये बताता है कि जितना कम ये कोरिलेशन का डेटा है वो उतना ही ज्यादा जो फंड है वो बेटर डाइवर्सिफिकेशन हमें प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडियन रुपी के कॉन्टेक्स्ट में नेस्डैक 100 जो टीआर इंडेक्स है ये हमें बेटर डाइवर्सिफिकेशन दे रहा है, बिकॉज इनका कोरिलेशन का डेटा निफ्टी 50 और निफ्टी 500 से कम है एज कम्पेयर टू अगर आप यही नंबर S&P 500 में चेक करो। और इसके साथ ही जो हमारे इंडियन रुपी डेप्रिशिएट भी होता है अगेंस्ट डॉलर, उसका भी बेनिफिट मिल जाता है अगर हम यूएस मार्केट में हमारा जो डाइवर्सिफिकेशन है उसको करते हैं। और हमारा जो पोर्टफोलियो कॉम्बिनेशन है वो भी दिखा रहा है कि ऑप्टिमाइज वे में अगर हम 25% यूएस इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं आउट ऑफ आवर टोटल इक्विटी एलोकेशन, तो हमें सबसे बेस्ट ऑप्टिमाइज रिटर्न्स देता है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने फोर्थ ईटीएफ पे, और इसलिए हम डायरेक्टली अब जंप करेंगे अपने कमोडिटी वाले सेक्शन पे, जिसका अगेन हमने 50% एलोकेशन कर रखा है, जब 25% हमने गोल्ड एलोकेट किया हुआ है और 25% जो एलोकेशन है वो सिल्वर ईटीएफ का रहेगा। तो गोल्ड ईटीएफ में भी हमें सिमिलर चीज देखनी है, जहां पर हमें गोल्ड ईटीएफ की लिस्ट पे जाना है। वहां पर सबसे पहले हमें ऐसे ईटीएफ को सिलेक्ट करना है जिसमें वॉल्यूम सबसे ज्यादा हो, वॉल्यूम के साथ साथ अगेन हमें एक्सपेंस रेशियो देखना है, और ये जो ईटीएफ है ये पर्टिकुलरली गोल्ड के प्राइस को ही ट्रैक करेगा। सिमिलर चीज हमें सिल्वर की ईटीएफ में चेक करनी है, जहां सिल्वर ईटीएफ की लिस्ट में हमें जाना है। ऐसे इस लिस्ट को हमें सबसे पहले हमने वॉल्यूम के बेसिस में यहाँ पर फिल्टर आउट कर लिया। तो वॉल्यूम के बेसिस पे जो टॉप 5 to 6 फंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे या फिर ईटीएफ्स देखने को मिल जाएंगे, उसमें अपने अकॉर्डिंग आप एक्सपेंस रेशियो वगैरह देख के इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दीज वर द लिस्ट ऑफ 5 ईटीएफ्स जो कि मैं अपने पोर्टफोलियोज के लिए सिलेक्ट करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।